नमस्कार, दृष्टि आईएएस के करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सभी महिलाओं को मिला गर्भपात का कानूनी अधिकार, अब पति नहीं बना सकेंगे जबरन यौन संबंध, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। डार्क डेटा को लेकर बढ़ी चिंता, ग्लोबल वार्मिंग दे रहा है योगदान, इसके बाद डिजिटल डिकार्बोनाइजेशन पर जोर। रानीपुर अभयारण्य होगा देश का 54वां टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1977 में किया गया था स्थापित। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए यूजीसी ने जारी किए दिशा निर्देश, स्नातकों की गुणवत्ता में सुधार लाना है मकसद, अब बिना पीएचडी के भी बन सकेंगे प्रोफेसर। और भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी, वस्त्र इतिहास और किंवदंतियों को संरक्षित करना मकसद, यूनेस्को ने जारी की सूची। अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात और बच्चों के जन्म को लेकर एक अहम निर्णय सुनाया है। ये फैसला जस्टिस चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना और जेबी पारडीवाला की पीठ ने एक अविवाहित महिला की याचिका पर सुनाया है। इसके तहत देश की सभी महिलाओं को गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार दिया गया है। इसके बाद अब महिलाएं 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगी। आपको बता दें कि एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में महिलाओं को 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति है, जबकि कुछ विशेष मामलों के संदर्भ में ये अवधि 20 से 24 सप्ताह तक विस्तृत है। विवाहित महिला के संदर्भ में एमटीपी एक्ट में ये प्रावधान है कि गर्भ निरोधक उपायों के असफल होने पर महिलाएं 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त कर सकती हैं। इस पर कोर्ट का कहना है कि सिर्फ विवाहित महिलाओं को कानूनन गर्भपात का अधिकार होने की बात मान लेना ये बताता है कि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में शामिल होती हैं, जो कि एक रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। इससे लिव इन रिलेशन में रह रही महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी होगी और ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। ऐसे में विवाहित और अविवाहित महिलाओं को कानून का समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने एमटीपी एक्ट 3B में दिए गए शब्द यौन हमला या दुष्कर्म में पति द्वारा किया गया यौन हमला या दुष्कर्म को भी शामिल किया है। कोर्ट का तर्क है कि जिन महिलाओं ने अपने पतियों द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने के बाद गर्भधारण किया है, वे भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3BA में वर्णित यौन उत्पीड़न या बलात्कार के दायरे में आएंगी। साथ ही ये महिलाएं 3BA के तहत गर्भपात कराने की हकदार होंगी। यहाँ मैरिटल रेप का अर्थ सिर्फ एमटीपी एक्ट, एमटीपी रूल और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में ही समझा जाएगा और लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों एक महिला ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसमें याचिकाकर्ता की मांग थी कि उसको गर्भपात की अनुमति दी जाए, क्योंकि महिला जिस व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, उस व्यक्ति ने अंतिम समय में महिला से शादी करने से इनकार कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम आदेश में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून से जुड़ी व्याख्या को लंबित रखा गया था। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आफ्स्पा की समयावधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। साथ ही इन प्रदेशों के कुछ और क्षेत्रों को भी इसके दायरे में लाया गया है। सरकार ने नागा शांति समझौते के प्रक्रिया में होने को इसके लागू करने का कारण बताया है। दरअसल केंद्र सरकार नागा मुद्दे का समाधान खोजने के मकसद से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और 7 नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों के साथ लगातार संपर्क में है, जबकि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड गुट अलग संविधान, झंडा और नागा बहुल क्षेत्रों को एकीकृत करके ग्रेटर नागालैंड या
नागालिम के निर्माण की मांग कर रहा है। वर्तमान में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में आफ्सपा लागू है। आफ्सपा को त्रिपुरा से साल 2015 में, मेघालय से साल 2018 में और 1980 के दशक में मिजोरम से हटाया गया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर इस समयावधि को बढ़ाया है। यह अधिनियम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासक को किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति देता है। इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को संदेह के आधार पर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और किसी परिसर की तलाशी लेने की शक्ति होती है। एक बार में इसे 6 महीने के लिए लगाया जाता है और बाद में सरकार द्वारा संबंधित राज्य, सशस्त्र बल और एजेंसियों की राय लेकर गृह सचिव की देखरेख में बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है। हाल ही में यूएसए के स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट और ब्रसेल्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने एक शोध किया। इसमें लासा बुखार और इसके वायरस से जुड़े तथ्यों का जिक्र है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में लासा वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में लगभग 600% की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन को इसका कारण बताया है। इसके कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 1 दशक से ज्यादा समय तक लासा वायरस पर पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण किया। इसके बाद ये खुलासा किया कि तापमान, वर्षा और इन क्षेत्रों में चारागाहों की मौजूदगी प्रमुख कारक है। इन सब ने इसके संचरण में खासा योगदान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लासा वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या साल 2050 तक 453 मिलियन और 2070 तक 700 मिलियन तक हो सकती है। बता दें कि वर्तमान में पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लगभग 92 मिलियन लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 50 वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में इसका प्रसार बढ़ सकता है। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में मौजूद देश जैसे गिनी, लाइबेरिया, नाइजीरिया और सिएरा लियोन इस बुखार से ज्यादा प्रभावित हैं। इसकी सबसे बड़ी चिंता है कि अभी तक इस बीमारी का कोई भी स्वीकृत टीका मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि लासा बुखार एक जूनोटिक वायरल बीमारी है। पहली बार इस वायरस को साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। इस शहर के नाम पर ही इसका नाम लासा रखा गया। ये रोग चूहों द्वारा प्रसारित होता है। ये चूहा सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीका के देशों की स्थानिक प्रजाति है। इस बीमारी के सामान्य लक्षणों में हल्का बुखार, थकान, कमजोरी और सिर दर्द शामिल है। अधिक गंभीर होने पर रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे पर सूजन आना, छाती, पीठ और पेट में दर्द आदि शामिल हैं। इस बीमारी के लक्षण सामान्यतः 1 से 3 सप्ताह बाद प्रकट होते हैं, लेकिन 80% मामलों में ये दिखाई नहीं देते। इसलिए बीमारी की समय पर पहचान न होने के कारण कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने डार्क डेटा को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि डार्क डेटा से ग्रह को गंभीर खतरा है, इसलिए डिजिटल डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। दरअसल दुनिया में डिजिटल डेटा का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल दुनिया में करीब 97 ज़ेटाबाइट्स यानी 97 ट्रिलियन गीगाबाइट्स डेटा उत्पन्न होने की उम्मीद है। वहीं साल 2025 तक इसके करीब दोगुना होकर 181 ज़ेटाबाइट्स हो जाने की उम्मीद है। लेकिन बावजूद इसके संगठनों द्वारा डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में बहुत कम नीतिगत ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि डार्क डेटा वो डेटा है जो विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क संचालन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के बाद किसी भी तरह से इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। ये डेटा गूगल फोटो या iCloud पर रखी गई यूजर्स की करीब एक जैसी छवियों के रूप में हो सकता है। दरअसल ये एक व्यवसाय की पुरानी स्प्रेडशीट होते हैं जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर का डेटा हो सकता है जिसका अब कोई उपयोग नहीं है। संग्रहित किया गया ये डार्क डेटा
बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग करता है, जो दुनिया पर एक बोझ है। आमतौर पर इसे कंप्यूटर के विशाल बैंक के गोदामों में संग्रहित किया जाता है। इन कंप्यूटर्स और गोदामों में बहुत ज़्यादा बिजली यानी ऊर्जा खर्च होती है। वहीं अधिकांश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता मोटर वाहन, विमानन और ऊर्जा उद्योगों आदि से कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल डेटा का प्रसंस्करण भी इन क्षेत्रों की तरह ही पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। साल 2020 में डिजिटलीकरण ने वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में करीब 4% का योगदान दिया था। इस कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करने के लिए शोधकर्ताओं ने डिजिटल डिकार्बोनाइजेशन का विचार पेश किया है। हालांकि उनके मुताबिक डिजिटलीकरण खुद एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके बहुत बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हैं। ये प्रभाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि दैनिक गतिविधियों में डिजिटल प्रक्रियाओं का उपयोग कैसे किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट डेटा संचालित व्यवसाय जैसे बीमा या बैंकिंग कंपनी 100 कर्मचारियों के साथ एक दिन में 2983 गीगाबाइट डार्क डेटा उत्पन्न कर सकती है। अगर वे इस डेटा को एक साल के लिए रखती है, तो इस डेटा में लंदन से न्यूयॉर्क के लिए 6 बार उड़ान भरने के बराबर कार्बन फुटप्रिंट होगा। वर्तमान में कंपनियां करीब एक दिन में 1 अरब 30 करोड़ गीगाबाइट डार्क डेटा का उत्पादन कर रही हैं, जो लंदन से न्यूयॉर्क के लिए 30,23,255 उड़ानों के बराबर कार्बन फुटप्रिंट है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स शामिल किए गए। इसकी औपचारिक घोषणा जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। इन हेलीकॉप्टर्स को प्रचंड नाम दिया गया है। अपनी खूबियों की वजह से ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स वायुसेना की ताकत में और वृद्धि करेंगे। गौरतलब है कि साल 1999 के करगिल युद्ध के बाद ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस की गई थी, जो गर्म रेगिस्तान और ऊंचाई वाले अत्यधिक ठंडे स्थान पर भी युद्ध की स्थिति में काम करने में सक्षम हो। आपको बता दें कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। ये लक्ष्य का सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसके साथ ही ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर्स कई मिसाइल दागने और अन्य हथियारों के इस्तेमाल करने में भी सक्षम है। इस तरह भारत में विकसित ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर दुश्मन की वायु रक्षा को नष्ट कर सकता है। HAL के अधिकारियों के मुताबिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में कई समानताएं हैं। प्रचंड में स्टील्थ यानी रडार से बचने की खूबी है। तकनीकी भाषा में इस खूबी को काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके साथ ही बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली से लैस इस हेलीकॉप्टर में रात में हमला करने की भी क्षमता है। इसके अलावा यह आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की भी क्षमता रखता है। बता दें, ये दुनिया का एकमात्र अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और ईंधन के भार के साथ 5000 मीटर यानी 16,400 फीट की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5.8 टन और इसकी अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 550 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। यह अधिकतम घनत्व वाली ऊंचाई पर भी उड़ने में सक्षम है। हाल ही में यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की एक सूची जारी की है। इसे 21वीं सदी के लिए हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्र की सुरक्षा नामक शीर्षक से जारी किया गया है। इसका मकसद वस्त्रों के पीछे के इतिहास और किंवदंतियों को सूचीबद्ध करना है। इसके साथ ही ये इनके निर्माण के पीछे की जटिल और गुप्त प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। इसके अलावा ये उनकी घटती लोकप्रियता के कारणों का उल्लेख और उनके संरक्षण के लिए रणनीति भी प्रदान करती है। यूनेस्को के मुताबिक दक्षिण एशिया में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती उचित सूची और दस्तावेजीकरण की कमी है। इस सूची को इस अंतर को पाटने का काम करने के तौर पर देखा जा रहा है। इस सूची में शामिल विरासत वस्त्र शिल्पों की बात करें तो इसमें तमिलनाडु से तोढ़ा कढ़ाई और सुगड़ी हैदराबाद से हिमरू बुनाई और ओडिशा के संबलपुर से बंधटाई और डाई बुनाई तथा पश्चिम बंगाल से गरद कोइरियाल शिल्प शामिल है। जबकि कर्नाटक से इलकल और लंबाडी या बंजारा कढ़ाई,
तंजावुर से सिकल नायक नपेट कलमकारी को शामिल किया गया है। वहीं गोवा से कुंभी बुनाई, गुजरात से मशरू बुनाई और पटोला, महाराष्ट्र से हिमरू को भी 50% वस्त्रों में शामिल किया गया है। उत्तर भारत से प्रतिष्ठित हस्तशिल्प वस्त्रों में पानीपत की खेस, हिमाचल प्रदेश का चंबा रुमाल, लद्दाख से थिगमा या ऊन टाई और डाई तथा बनारस से अवध जामदानी आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि कपड़ा शिल्प भारतीय सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। अगर भारत में इसके इतिहास की बात करें तो भारत के वस्त्रों की कहानी दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल में देखने को मिलते हैं। दरअसल मध्य पाषाण युग की गुफा चित्रकारियों में कमर परिधानों को दर्शाने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वस्त्र के उत्पादन और उपयोग के ठोस साक्ष्य तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से दिखने शुरू होते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली जंगली देशी रेशम की प्रजाति का साक्ष्य रेशम के उपयोग का संकेत देता है। ऐसे ही मेहरगढ़ के कपास के रंगे हुए टुकड़े के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के स्थल की खुदाई में मिले चांदी के बर्तन पर लिपटे हुए बुने और मजीठ से रंगे कपास के टुकड़ों के साथ रंजक कुंड की मौजूदगी कपड़ों पर रंग स्थानीयकरण की प्रक्रिया की उन्नत समझ को दर्शाती है। बता दें कि मजीठ एक प्रकार का जड़ी बूटी रंजक होता है जो रंगाई के काम आता है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश वन्य जीव बोर्ड की 13वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट की रानीपुर सेंचुरी को रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 1972 के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की धारा 38(5) के तहत टाइगर रिजर्व की इस अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है। असल में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का सेक्शन 38(5) राज्य सरकार को किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने की शक्ति देता है। हालांकि रानीपुर टाइगर रिजर्व की अधिसूचना लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी। इसके लिए यूपी वन विभाग ने साल 2018 में ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इस पर सहमति बीते दिनों प्रदान की गई है। इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश का चौथा और देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश में अन्य टाइगर रिजर्व में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के फलस्वरूप पन्ना टाइगर रिजर्व में जलभराव की स्थिति बन सकती है। इस कारण बाघों का मूवमेंट चित्रकूट की ओर होगा। ऐसे में प्रदेश के लिए एक अच्छा अवसर होगा कि रानीपुर सेंचुरी को रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाए। वर्तमान में यहाँ कोई टाइगर मौजूद नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र को टाइगर के लिए एक विशेष कॉरिडोर के रूप में पहचान मिली है। गौरतलब है कि रानीपुर सेंचुरी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में स्थित है, जिसे साल 1977 में स्थापित किया गया था। इस रिजर्व में भारी मात्रा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वर्ण मौजूद हैं। साथ ही ये बाघ, तेंदुए, भालू, चित्तीदार हिरण, सांभर, चिंकारा और कई पक्षियों और सरीसृपों जीवों का घर है। ये टाइगर रिजर्व 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें लगभग 299 वर्ग किलोमीटर बफर जोन और 230 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र शामिल होगा। एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार साल 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 थी। इसमें उत्तर प्रदेश में 173 बाघ थे, जिसमें दुधवा नेशनल पार्क में 107 और पीलीभीत में 65 बाघ थे। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पदों पर नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इनका मकसद भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्नातकों की गुणवत्ता में सुधार करना है। जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पदों को पीएचडी, नेट या औपचारिक शैक्षणिक योग्यता के बिना भी उद्योग और पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा भरा जा सकता है। इसके लिए अपने क्षेत्र में वरिष्ठ पदों पर कम से कम 15 साल का अनुभव रखने वाले पेशेवर पात्र होंगे। ये पेशेवर इंजीनियरिंग, मीडिया, विज्ञान, साहित्य, उद्यम, समाज विज्ञान, ललित कला आदि क्षेत्रों से हो सकते हैं। हालांकि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर उन लोगों को नियुक्त नहीं किया जा सकता जो पहले से ही शिक्षण पेशे में हैं या इस पेशे से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यूजीसी के मुताबिक एक उच्च शिक्षा संस्थान में स्वीकृत पदों में से 10% तक
प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर हो सकते हैं। इस तरह की नियुक्तियों को संस्थान के लिए स्वीकृत शैक्षणिक पदों से अलग रखा जाएगा। इनकी नियुक्ति 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के लिए की जा सकती है। हालांकि किसी उल्लेखनीय मामले में 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। इस तरह इनका अधिकतम कार्यकाल 4 साल का होगा। आपको बता दें कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक ऐसा संकाय पद है जिसमें बिना किसी औपचारिक शैक्षणिक योग्यता के उद्योग और पेशेवर विशेषज्ञों को कॉलेजों में पढ़ाने का मौका मिलता है। इनके पास गैर शैक्षणिक करियर में कौशल और विशेषज्ञता होती है। इन्हें क्लिनिकल यानी नैदानिक प्रोफेसर के रूप में भी जाना जाता है। इनकी नियुक्ति छात्रों के पेशेवर कौशल को निखारने और संबंधित उद्योग या पेशे के मुताबिक ढालने में मदद करने के लिए की जाती है। गौरतलब है कि वर्तमान में नियमित प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भर्ती के लिए पीएचडी की आवश्यकता होती है। हाल ही में एफएओ यानी खाद्य और कृषि संगठन के ग्लोबल लैंडस्केप्स फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स विद फॉरेस्ट है। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्यान्न मांगों और संबंधित भूमि पर चौंकाने वाले आंकड़े दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट का दावा है कि वैश्विक खाद्यान्न मांग साल 2050 तक 2012 की तुलना में 50% अधिक होगी। साथ ही इस मांग को पूरा करने के लिए 165 से 600 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि अकेले उपज में वृद्धि खाद्यान्न की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए अन्य उपायों की जरूरत होगी। इन उपायों में बंजर भूमि को उर्वर बनाना, वन संरक्षण और बेहतर शासन प्रणाली शामिल हैं। हालांकि इन उपायों के मद्देनजर वन क्षेत्र की कटाई पर रोक लगाना जरूरी होगा। दरअसल साल 2000 से 2018 के बीच वैश्विक स्तर पर 90% वनों की कटाई कृषि विस्तार के लिए की गई थी। एफएओ की वैश्विक वन संसाधन आकलन 2022 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पिछले 2 दशकों में लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र में कमी आई है। रिपोर्ट का मानना है कि इन गतिविधियों के चलते पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी सेवाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट में सरकार को छोटे किसानों पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की गई है। इनका कहना है कि 35% वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में इनकी भागीदारी है, लेकिन गरीबी के कारण कृषि के तरीकों को बदलने में आने वाली लागत को वहन करने में ये सक्षम नहीं है। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया। ये सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में बनाया जा रहा है। इसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस परियोजना पर सहमति साल 2019 के गुजरात वाइब्रेंट समिट के दौरान बनी थी। भावनगर पोर्ट का संचालन गुजरात मैरीटाइम बोर्ड करता है। इसी के साथ 3 कंपनियों ने करार किया है। इन 3 कंपनियों में एक स्वदेशी कंपनी और 2 विदेशी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां हैं मुंबई की पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप, लंदन स्थित फोरसाइट ग्रुप और रोटरडैम स्थित ब्रोस्कालिस। आपको बता दें कि यह टर्मिनल गुजरात सरकार को बूट यानी बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर नीति के तहत बनाया जाएगा। ये एक ब्राउनफील्ड परियोजना है। ब्राउनफील्ड परियोजना का मतलब पहले से स्थापित किसी संरचना में सुधार करने से है। टर्मिनल के प्रमोटर यूएई की कंपनी रैक और रास एल खैमा के साथ सीएनजी की आपूर्ति और सीएनजी निर्यात टर्मिनल्स के विकास पर पहले से ही समझौता कर चुके हैं। इस टर्मिनल की लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस पर निर्माण कार्य 2023 की पहली तिमाही से प्रारंभ होगा और इसके 3 वर्षों में पूरा होने की संभावना है। कंसोर्टियम ने टर्मिनल का संचालन 2026 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा है। इसकी कार्गो क्षमता 15 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। इसकी खास बात यह है कि ये लॉक गेट प्रणाली से लैस होगा। किसी पोर्ट के लॉक गेट प्रणाली से लैस होने का मतलब ऐसी व्यवस्था से है जो समुद्र में ज्वार के समय आने वाले सिल्ट को पोर्ट के बेसिन तक पहुंचने से रोकता है। लॉक गेट प्रणाली का फायदा ये होगा कि पोर्ट बेसिन के सफाई में आने वाले खर्च से राहत मिलेगी। इसके अलावा ये सीएनजी टर्मिनल अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय टर्मिनल, रोरो टर्मिनल और लिक्विड टर्मिनल से भी युक्त होगा। भावनगर पोर्ट रेल व सड़क मार्ग के माध्यम से देश के इन क्षेत्रों से सीधे जुड़ा है। ऐसे में इस परियोजना के पूरे होने से देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थापित उद्योग व्यापार को इसका फायदा मिलेगा। खबरों के बाद बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं।
पहला प्रश्न, एमटीपी एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एमटीपी एक्ट की धारा 3B में दिए गए शब्द यौन हमला या दुष्कर्म में अब पति द्वारा किया गया यौन हमला भी शामिल होगा। और कथन 2, इस एक्ट के तहत महिलाओं को सामान्यतः 20 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति प्राप्त है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न, डार्क डेटा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क संचालन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। 2, इस डेटा का प्रयोग केवल एक बार करना संभव होता है। 3, इसके प्रसंस्करण के दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। और 4, 2020 में डिजिटलीकरण ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 4% का योगदान दिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को प्रचंड नाम दिया गया है। और 2, शामिल किए गए हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यूनेस्को द्वारा 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की एक सूची जारी की गई है। और 2, इस सूची को 21वीं सदी के लिए हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्र की सुरक्षा शीर्षक नाम से जारी किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। पांचवा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यूजीसी के नए नियम के अनुसार किसी उच्च शिक्षण संस्थान में स्वीकृत पदों में से 10% तक प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर के पद हो सकते हैं। कथन 2, बिना पीएचडी, नेट या औपचारिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कथन 3, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर अधिकतम 4 वर्ष तक के लिए नियुक्त किए जाएंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के वैज्ञानिकों ने कावेरी नदी से जीनस पैंगासियस की एक नई कैटफिश प्रजाति की खोज की है। खोजी गई इस नई मछली प्रजाति का नाम पैंगासियस इकारिया रखा गया है। इससे पहले साल 2017 में कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर से मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई थी, जिसका नाम पैंगेसियस सिलासी रखा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक नवीनतम प्रजाति इकारिया पैंगेसियस सिलासी के फाइलोजेनेटिक रूप के समान है। गौरतलब है कि पैंगेसियस कैटफिश जलीय कृषि यानी मत्स्य पालन में अपने व्यावसायिक मूल्य के लिए लोकप्रिय है। बीते दिनों फिलीपींस और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कमन डाग का शुभारंभ किया गया। इसका मकसद संयुक्त सामरिक संचालन में भाग लेने वाले बलों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही तटीय रक्षक क्षमता, मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया संचालन में क्षमताओं को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है। इस बार के कमन डाग अभ्यास की खास बात यह है कि इसमें पहली बार जापान और दक्षिण कोरिया के सैन्य कर्मी भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि वे इसमें केवल पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विश्वविद्यालय के एक स्टार्टअप मंच हर स्टार्ट को लॉन्च किया। इसका मकसद महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स का समर्थन करना है। इस तरह ये प्लेटफॉर्म महिला उद्यमों के नवाचार और स्टार्टअप प्रयासों को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके साथ ही ये उन्हें विभिन्न सरकारी और निजी उद्यमों से जोड़ने में भी मदद करेगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आंकड़े साझा किए गए। आंकड़ों के मुताबिक 29 सितंबर 2022 तक स्वीकृत किए गए 2.46 करोड़ घरों में से कुल 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है।
इनमें से 69% से ज्यादा घरों का स्वामित्व आंशिक या पूर्ण रूप से महिलाओं के पास है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। उस समय इसे 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के मकसद से शुरू किया गया था। गौरतलब है कि सरकार द्वारा नारी शक्ति पहल का संचालन किया जा रहा है। इस पहल के पीछे का विचार महिलाओं के विकास के बजाय महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना है। केंद्र सरकार के वार्षिक सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान है। त्रिपुरा 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है और इसके बाद झारखंड और उत्तराखंड है। आपको बता दें कि पिछले साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला था। बीते दिनों दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय पोषण माह के समापन के अवसर पर किया गया। ये उत्सव देश में मौजूद कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए सही पोषण के महत्व के बारे में लोगों को संदेश देने के लिए आयोजित किया जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश से कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इसे WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत ने पहली बार शीर्ष 40 देशों में जगह बनाई है। ऐसा मुख्य रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात तथा उद्यम पूंजी प्राप्तकर्ताओं के मूल्य के साथ साथ स्टार्टअप के लिए वित्त में सुधार के कारण संभव हुआ है। आपको बता दें कि साल 2015 के बाद से भारत की रैंक में 41 स्थान की वृद्धि हुई है, जो कि पहले 81 थी। वहीं साल 2021 में भारत की रैंक 40 थी। हाल ही में सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें समिति ने देश के आर्थिक विकास में MSME क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए सतत ऋण सुविधा देने के लिए एक समर्पित MSME प्लेटफॉर्म स्थापित करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही स्वैच्छिक कार्बन मार्केट विकसित करना, परिवर्तनशील बॉन्ड के लिए फ्रेमवर्क, ग्रीन फिनटेक के लिए नियामक सैंडबॉक्स को बढ़ावा देना और वैश्विक जलवायु गठबंधन के निर्माण को सुविधाजनक बनाना आदि की भी समिति ने सिफारिश की है। इसके अलावा समिति ने आपदा बॉन्ड, नगर पालिका बॉन्ड, हरित प्रतिभूतिकरण, मिश्रित वित्त जैसे नवीन उपकरणों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने की भी बात कही है। हाल ही में भारत के मार्स ऑर्बिटर यान यानी मंगलयान मिशन का अंत हो गया। इसमें ईंधन और बैटरी खत्म हो जाने के बाद संपर्क टूट जाने से इसरो ने इसके समाप्त होने की घोषणा की है। इसरो के मुताबिक मंगलयान ने करीब 8 वर्षों तक काम किया, जबकि इसे 6 महीने की क्षमता के हिसाब से बनाया गया था। गौरतलब है कि MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इस पर 450 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसरो के द्वारा इसे पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया था और ये भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक बन गया है। इस मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने ये उपलब्धि अक्टूबर-सितंबर सीजन के दौरान करीब 35.9 मिलियन टन चीनी के बम्पर उत्पादन के बाद हासिल की है। इसके अलावा भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश के रूप में भी उभरा है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।